नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज आपकी छोटी सी प्रॉब्लम जो बार बार आप मुझे बता रहे थे, उसके लिए कुछ छोटा सा सोल्यूशन लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए नीतू मैम की हम बुक लेकर आए हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़े। प्लीज से आप हेल्प करो। तो आपके बोलने की वजह से मुझे भी कल ये खरीदनी पड़ी। मैं कल मार्केट गई और आप सबके लिए बुक लेकर आई हूँ ताकि इसमें से मैं आपके लिए कवर करवा सकूँ। तो दोस्तों, इसमें पहला चैप्टर है वो वर्ब का है। तो आज हम वर्ब करेंगे क्योंकि मैंने जितना इसको पढ़ा है, मैं पहले भी एक सेट लेकर आई थी। मेरी घर में कोई तैयारी कर रहा है, उनको भिजवाने के लिए मैंने पढ़ा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ा इजी वे में सारी चीज़ें समझा रखी हैं। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मैं भी सीख लूँगी, आप भी सीख लेना। और इसीलिए ये तरीका मुझे अच्छा लगा। खुद को भी मुझे एक्सपेरिमेंट करने का, खुद के लिए मेहनत करने का और मौका मिल जाएगा और आपको भी हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप वर्ब से शुरू कर रहे हैं या आप ये बुक आज पहली बार शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ये बुक पढ़ ली है, ये वॉल्यूम 1 है, अगर आपने वॉल्यूम 1 पढ़ लिया है और वॉल्यूम 2 अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए मुझे लगता है ये आसान रहेगा। क्योंकि इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, कुछ भी चीज़ जब हम पहले से भी आती है फिर भी उसको दोबारा से जब सीखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा हमें मिलता है वहाँ पर पक्का से। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे वर्ब की, और जैसे मैं बता चुकी हूँ हम सिर्फ नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसे कवर कर रहे हैं, वो भी बच्चों की डिमांड के ऊपर। वर्ब देखो कितने प्रकार के होते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि जो डूइंग थिंग जो होती है, कुछ भी जो हो रहा है, किसी चीज़ का होना मतलब वर्ब है, क्रिया हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि अगर आप खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, मान लिया चलो ठीक है, वो उसमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जैसे इमोशंस होते हैं हमारे, मैं रो रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं खुश हूँ, इन चीज़ों को आप फील करते हैं, जिन चीज़ों को फील करते हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती। जैसे जो भी हमारे इमोशनल जो स्टेट्स होते हैं ना, वो भी वर्ब में ही शामिल होते हैं। तो इसमें हम बहुत ही सिंपल सिंपल सा लेंगे और फटाफट से कवर करेंगे। काफ़ी बड़ी बुक है। वर्ब दो ग्रुप में इन्होंने डिवाइड की हुई है। पहली है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है, हम ये जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि मेन जो क्रिया हो रही है उस चीज़ में सिर्फ वो मदद कर रही है, और मेन का मतलब है कि जो एग्जैक्टली जो काम हो रहा है वो चीज़ है। मतलब अगर कोई इंसान दौड़ रहा है तो रन, मेन वर्ब रन है, और कह दिया कि राम इज रन, ठीक है, राम दौड़ रहा है, तो जो इज आया है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले मॉडल्स हैं और दूसरे हैं प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब्स में सिर्फ 3 हैं, बी, डू और हैव, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होती है और वो मेन वर्ब के रूप में भी बहुत सी जगह पर इस्तेमाल होती हैं। इसके आगे हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अब हम मॉडल्स की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं मॉडल्स कैन, इसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों का दे रखा है। कैन प्रेजेंट में है और कुड इसका पास्ट है। मे प्रेजेंट है, माइट इसका पास्ट है, शैल प्रेजेंट है और शुड इसका पास्ट है, विल प्रेजेंट है और वुड इसकी सेकंड फॉर्म है। मतलब ये इनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग जगह पर होता है और अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। इसके अलावा मस्ट और टू, ये क्या है, मॉडल्स है पूरे, और इनका इस्तेमाल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है। ये मेन वर्ब के रूप में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए उसके आगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे। अब अगर 3 यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिनको आप मॉडल के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में, और जो यूज टू है ये एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है। मतलब नीड और जो डेड है ये मॉडल वर्ब के रूप में तो इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ ही नीड और डेड तो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल भी होता है, और यूज टू मॉडल के साथ साथ एडजेक्टिव का भी रोल निभाता है बहुत सी जगह पर। इनके हम अभी एग्जांपल देख लेते हैं इन तीनों के, ताकि आप सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो अगर इंटरेस्टिंग सा लग रहा है तो लाइक बटन को जरूर दबा देना, और चैनल पर अगर आप नए आए ना तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। एक यहाँ पर छोटा सा और आपको क्लियर कर देती हूँ। मेन वर्ब है, अब अगर इज आ रहा है और रन आ रहा है,
ठीक है। कंफ्यूजन ये आ जाता है कि यार हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, इनमें से पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, कैसे पता चलेगा कि पहले कौन सा इसमें हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा इसमें मेन वर्ब है। देखो जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो हमेशा पहले आता है और मेन वर्ब उसके बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, मेन वर्ब बाद में आ गया, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर दो वर्ब आपको दिख रही है कि यार ये भी वर्ब लग रही है, मुझे ये भी लग रही है, तो आप देख लीजिए कि जो सबसे पहले आई है वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद जो आई है वो मेन वर्ब है, जिसके बाद में उस चीज का होना, क्या हुआ है, सारी चीजें, ऑब्जेक्ट जो उसमें आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। सबसे पहले हम यूज टू, नीड और फिर डेर का लेंगे। तो यूज टू का जैसा कि मैंने बताया था कि ये एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है और ये मॉडल वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। ठीक है, मैं रात को देरी से सोने का आदी हूँ। यहाँ यूज टू का मतलब है आदी हूँ, मतलब वो हैबिट है आप उनकी, जो भी बंदा बता रहा है, मतलब मैं बता रही हूँ कि आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, मैं रात में देरी से सोने की आदी हूँ और वाकई हूँ। तो यहाँ पर स्लीपिंग क्या है, ये हो गई स्लीपिंग, ये मेन वर्ब हो गई। और यूज टू क्या है, यहाँ पर यूज टू यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम है और ये क्या है, एडजेक्टिव है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है ना। और स्लीपिंग एक एक्टिविटी है, एक क्रियावाचक वर्ड है। और अगर इसको हम सेकंड एग्जांपल को देखें तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान ना हो, सॉल्व भी कर देंगे। सेकंड एग्जांपल इसका है कि आई यूज टू स्लीप लेट एट नाइट। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि रात में तो सोते हैं, दिन में तो कुंभकर्ण सोता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो एम लगाया था, ए एम, यहाँ पर एम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बाकी तो सेंटेंस सेम सा ही लग रहा है, बस यहाँ पर ये अंतर है, यहाँ आईएनजी नहीं है और यहाँ एम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर एक चीज है कि एम का मतलब है कि प्रेजेंट में वो रूटीन, वो हैबिट अभी कंटिन्यू चल रही है। इसमें है कि मैं देरी से सोने की आदी हूँ, मतलब मैं अभी भी देरी से सोती हूँ। और सेकंड है कि आई यूज टू स्लीप लेट, मैं देरी से सोता था, मतलब मैं देरी से सोने का आदी था मतलब पास्ट में था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूज टू आया है और यहाँ एम नहीं है, ये देखिए यहाँ पर एम नहीं है, इट मीन्स ये प्रेजेंट को नहीं दिखा रहा। और यहाँ पर स्लीप आया है, यहाँ आईएनजी नहीं है, बिकॉज अगर एम आया तो आईएनजी आ गया। अगर यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये नहीं पता चल रहा कि ये कौन से टेंस का है, इट मीन्स यहाँ पर ये पास्ट का दिखाया है और ये यूज टू क्या है, यहाँ पर मॉडल के रूप में, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये यहाँ पर आया है, ये मॉडल वर्ब के रूप में है। तो जो मेन वर्ब यहाँ पर आई है, फिर उसमें आईएनजी क्यों नहीं आया, इसका मतलब है कि जब कोई भी मॉडल जब पहले आता है, मॉडल वर्ब के रूप में अगर वो आ रहा है, तो उसके आगे जो मेन वर्ब आएगी ना, वो हमेशा बेस फॉर्म में आएगी। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस चीज को याद रखिएगा, आगे भी ये कनेक्टेड होगी एक दूसरे से। अब हम बात करते हैं नीड की। आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। यहाँ पर नीड किस रूप में आया है, जरा आप बताइए, मुझे कमेंट में बताइए कि यहाँ पर नीड किस रूप में आया है। यहाँ पर आपको आगे या पीछे कोई और वर्ब दिखाई दे रही है, नहीं ना, मतलब यहाँ पर नीड मेन वर्ब के रूप में आया है। यहाँ ना हेल्पिंग वर्ब इधर है ना इधर कुछ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नीड मेन, जैसे मैंने बताया था कि नीड मेन वर्ब के रूप में और मॉडल के रूप में, दोनों में आता है। और यूज टू ये मॉडल के रूप में तो आएगा ही, जैसे कि यहाँ पर आया मॉडल के रूप में, लेकिन इसके साथ ये एडजेक्टिव के रूप में भी आता है, जैसे कि एडजेक्टिव में ये यहाँ आ रखा है, आप समझ पा रहे होंगे। यूज टू एडजेक्टिव के रूप में और मॉडल के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे दो बार हमने आपको बता दिया। और नीड मेन वर्ब के रूप में और मॉडल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर कोई और वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये मेन वर्ब के रूप में आया है। समझे कुछ। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यू नीड नॉट कम टुमारो,
अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर नोट भी आया है, यहाँ पर एक और भी वर्ब ऑलरेडी है, कम, और यहाँ नीड भी है। तो अब कैसे पता लगाएं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब में आया है, एक मॉडल की तरह आया है या मेन की तरह आया है, समझ ही नहीं आ रहा इसमें बेस फॉर्म कौन सी की है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला है, यहाँ पे नोट को हम नोटिस करेंगे कि अगर नोट से इधर की तरफ, आपके सब्जेक्ट की तरफ जो भी वर्ब आ रही है, अगर नीड या डेड उस तरफ आता है, इसका मतलब ये यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, एक मॉडल वर्ब के रूप में आया है। आप अगर बार बार कंफ्यूज हो रहे हो ना, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये समझ लेना। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, और नोट के बाद जो कम आया है ये मेन वर्ब है। समझने की कोशिश करना, नोट के बाद जो आया ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब इसी का हम दूसरा लेते हैं, शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट। अब यहाँ पर देखना, यहाँ नोट भी है, यहाँ डेयर भी है, और यहाँ कम भी है। अब यहाँ तो नीड नोट से पहले था, यहाँ डेयर नोट के बाद में है, और यहाँ कम भी है, बीच में टू लगा हुआ है। तो यहाँ बताइए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ये आपके लिए है, ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है, कमेंट में बताइएगा। अब अगर हम डेयर और नीड हम दोनों की ही बात कर रहे हैं, इसमें अगर इनमें से दोनों में से कोई सा भी एक नोट से अगर वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट की तरफ आ जाता है, इसका मतलब है कि वो हेल्पिंग वर्ब बन गया। और अगर वो नोट के आगे ऑब्जेक्ट की तरफ आता है, इसका मतलब है डेयर। मतलब नोट क्या है, एक बॉर्डर लाइन है, बोलो भाई मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अगर तुम, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, नोट क्या है, एक आपका ड्यूटी लगाने वाला बंदा है कि अगर आपने इधर आप रहे, इसका मतलब आप एक कांस्टेबल का काम करेंगे, और अगर आप उधर गए मतलब आप हवलदार की ड्यूटी भी आपको निभानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर नोट के इस तरफ आ रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और इस तरफ आ रहा है तो ये मेन वर्ब है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। दूसरा यहाँ पर आपको डज दिख रहा होगा। अब अगर डज आ रहा है, डज नोट मतलब हेल्पिंग वर्ब तो डज है, तो सिंपल सा एक और भी ये टिक है कि भाई ये मेन वर्ब हो गई फिर, ठीक है। अगर ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कम क्या है, क्योंकि इनके बीच में टू है। और आपको मैं बता दूं कि कभी भी एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में टू नहीं आता। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा है, ये यूज टू, ये तो पूरा ही एक सेंटेंस अपने आप में। और जैसे नीड है, ये जो भी है इसके साथ में ये नोट आया है, लेकिन यहाँ टू नहीं आया, टू यहाँ नहीं आएगा। टू क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन हो गया, वो बीच में नहीं आएगा। इसका मतलब ये पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट है बना हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपकी मेन वर्ब है, ये नोट इसमें नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप कमेंट में बताइए मुझे, मैं उस तो लाइक और इसको शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अभी हम आगे इसका और कर लेते हैं थोड़ा सा कि मॉडल वर्ब, जैसे कि हमने ये तो तीनों क्लियर कर लिए। अब हम मॉडल वर्ब स्टार्ट करेंगे, जैसे कैन से, कैन, कुड, में, माइट, जितनी भी है ना, देखो ये आपकी पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है। तो मैं आपको ना इस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, इस तरीके से हम साथ में पढ़ने वाले हैं कि ये जब आगे जाकर आप फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल कहाँ करना है, बिकॉज मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल हर जगह होता है। और हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि आपको ये यहाँ एग्जाम में भी काम आ जाए और रियल लाइफ में भी काम आ जाए, ठीक है ना। तो अभी हम कैन से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉडल्स के इस्तेमाल का हम रूल जान लेते हैं। उससे पहले एक न्यूज बता दूं, डेली हम जब भी ग्रामर के रिगार्डिंग या इस बुक के रिवीजन के लिए जब आएंगे यहाँ पर, तो डेली मैं कुछ आपको ऐसी और एक्स्ट्रा वोकैब और एक दो ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करा करूँगी जो इसी बुक के रिगार्डिंग होगा, या फिर आपके इंग्लिश के अच्छे से तैयारी में हेल्प आएंगी। वो चीज़ें होंगी जो चाहे मैं कहीं और से लाऊं, और सिनोनिम्स हो सकते हैं, फ्रेजल वर्ब हो सकती हैं, या इडियम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, आपके काम वाले ही, ठीक है। तो अभी हम वर्ब मॉडल के रूल जान लेते हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग इसमें रूल बने हुए हैं। तो रूल नंबर 1 है कि मॉडल कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं आती, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। मॉडल मीन्स हेल्पिंग वर्ब,
ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर कैन आया है एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में और लिफ्ट यहाँ पर मेन वर्ब है। तो सेकेंड एग्जाम्पल इसका है, ही शुड वर्क हार्ड, यहाँ पर शुड भी आया है और यहाँ वर्क आया है। यहाँ वर्क इसमें मेन वर्ब है, आपको पता होगा, और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर आया। तो ये समझ आ रहा होगा कि मॉडल कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं आती। ठीक है। रूल नंबर 2 इसका है कि मॉडल सभी सब्जेक्ट, सभी नंबर, सभी पर्सन, जैसे होता है ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है ना हमारे यहाँ पर, ही, सी, इज, दे, वी, आई, ऐसे जो पर्सन्स में डिवाइड किए हुए हैं, इन सभी के साथ जब ये इस्तेमाल होगी ना तो ये सिर्फ अपने असली रूप में ही होगी, ये बदलेगी नहीं। मतलब ये मेरी तरह है, बोल भाई किसी को पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो भी ठीक है, मैं अपने इसी रूप में रहने वाला हूँ और आप भी इसी रूप में रहना। ठीक है। इसका रूल नंबर 3 है कि ought to और used to, जैसे used to का इस्तेमाल हमने पहले पढ़ा था, लेकिन ought to जो कि एक मॉडल वर्ब ही है, उसका भी अगर हम इस्तेमाल करें, दोनों में टू लगा हुआ है। ठीक है। और जैसा हमने पीछे भी पढ़ा था कि टू के साथ जब अगर मेन वर्ब आती है तो वो अपनी बेस फॉर्म में आती है। जैसे यहाँ पे वी ought to respect our parents, हमें अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और ये रेस्पेक्ट क्या है, बेस फॉर्म है जो कि मेन वर्ब है। अब इसमें दूसरा यूज टू का है, ही यूज टू कम लेट, वो देरी से आने का आदी है। अब इसमें टू है लेकिन टू के बाद जो मेन वर्ब है वो क्या है, अपनी बेस फॉर्म में है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। तो अभी हम बात करेंगे कैन और कुड की। कैन प्रेजेंट और कुड इसकी सेकंड फॉर्म है, मतलब ये आपके पास्ट को दर्शाती है। कैन का यहाँ पर यह शकता और शक्ति, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये आपके काम की चीज़ें नहीं है वैसे अभी, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना फ्लुएंसी में, जब हम आते हैं स्पोकन इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो हम शकता या शक्ति के लिए भी कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी रूल बने हुए हैं। रूल नंबर 1 है, कैन का यूज पावर के लिए, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए होता है। मतलब आपकी शक्ति अगर आपको दर्शानी हो, आपकी शक्ति अगर आप बताते हैं कि भाई आप के अंदर जो भी आपकी पावर है, उसमें से बॉस होता है ना, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। आपकी कोई योग्यता बतानी है या फिर आपकी कैपेसिटी बतानी है, क्षमता बतानी है, उसमें ये कैन का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस में। और इन सेम तीनों ही चीज़ों में पास्ट में अगर हम इस्तेमाल करते हैं किसी की शक्ति बताने के लिए, किसी की योग्यता या क्षमता बताने के लिए, अगर पास्ट की बात का इस्तेमाल करते हैं देन कुड आएगा। ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स और बैग, बैग मैंने लिख दिया अपनी तरफ से, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो बैग को उठा सकता है, मतलब वह बैग को उठा सकता है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, यस्टरडे मतलब पास्ट हो गया, सिंपल है, और यहाँ कुड आया है तो आप यहाँ समझ जाइए कि यहाँ पास्ट के बारे में बात हो रही है। और नोट के बाद कम आया है, मतलब अपनी बेस फॉर्म में यहाँ पर कम आया है, मेन वर्ब आई है, तो ये मॉडल वर्ब है। ठीक है। अब ये मॉडल वर्ब है, कुड है, यस्टरडे लगा हुआ, मतलब पास्ट का है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ पाया, मैं कल नहीं आ सका। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब इसका रूल नंबर 2 की अगर बात करें, रूल नंबर 2 में कैन का यूज होता है परमिशन देने के लिए। मतलब अगर कोई बॉस है या कोई बड़ा है और उससे छोटे को अगर वो कहेगा ठीक है आप जाओ, ओके नाउ यू कैन गो, तो इसका मतलब है ओके अब आप जा सकते हो। ठीक है, ये भी परमिशन के लिए हो गया। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यू कैन गो नाउ, आप अभी जा सकते हैं। यू कैन नॉट एंटर माई रूम, ओके, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में है कि यू कैन नॉट एंटर माई रूम, तुम मेरे रूम में नहीं आ सकते। मतलब जो भी मैडम बैठी हुई ना अंदर बड़े बड़े चश्मा लगाकर, वो बोल रही है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम लेट आए हो, तुम बाहर ही खड़े रहोगे। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो भी उसको इजाज़त दे रही है या फिर अंदर आने से रोक रही है। परमिशन या फिर उसके अपोजिट जो भी होगा वो भी इसी सेम रूल के अंडर काम करेगा। जरूरी नहीं है ना कि अगर एबिलिटी की आ रही है तो डिसएबिलिटी के लिए नहीं होगा, ये एबिलिटी के साथ साथ डिसएबिलिटी को भी दर्शाएगा। ठीक है ना। और तीसरा इसका एग्जांपल है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प करूँ, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या आपको मेरी मदद चाहिए। ठीक है, ये उसका मतलब होता है, मतलब मैं अपनी तरफ से उससे बोल रहा हूँ, ये मेरी परमिशन है कि अगर उसे हेल्प चाहिए तो दैट टाइम आई कैन हेल्प। तो ये जरूरी है यहाँ पर आपको समझना। पहला रूल है ये आपकी पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताता है। जो प्रेजेंट में कैन आएगा,
एंड पास्ट में अगर सेम थिंग आप बता रहे हैं देन ये कुड आएगा। एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। रूल नंबर 2 है परमिशन के लिए। अब इसके रूल नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। तो अब हम इसके रूल नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है ना। रूल नंबर 1 और 2 हमने पढ़ लिया था, 3 पढ़ेंगे। तीसरे में है कि अगर कोई सैद्धांतिक बात हो रही है, जैसे एक थ्योरी होती है ना, हाँ ये हो सकता है, और वो लगता भी है कि हाँ यार ये पूरा भी हो सकता है। हम सब ने कोरोना देखा ना, उससे पहले किसी ने सोचा था कि पूरी दुनिया में एक बार में लॉकडाउन लग जाएगा। मतलब अगर कोई बोलता ना उससे पहले कि यार ये एक शहर 5 दिन तक पूरी तरीके से बंद रहेगा, तो कोई मानता ही नहीं। लेकिन जो भी अब हमने देखा है पिछले 2-3 सालों से, अब हम मान सकते हैं कि पूरी दुनिया जैसे महीनों तक बंद हो गई थी कि हाँ यार कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता था। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सच ए पैंडामिक कैन फिनिश लाइफ फ्रॉम द अर्थ, कि ये जो पैंडामिक था ना, ये पूरी दुनिया से इंसान को खत्म कर सकता था। इंसान जात खत्म हो जाती यार। मतलब धरती पे क्या रहते, पक्षी या फिर पशु, है ना। और इसमें एक और एग्जांपल है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर इंसान गलती करता है। मतलब कोई ना कोई गलती तो करता ही है ना। यहाँ पर एक चीज और आपको मैं बताऊंगी कि द अर्थ, जैसे अर्थ है ये एक ही है, इसके साथ हमेशा द आता है, आप ये ध्यान रखना आगे भी। रूल नंबर इसका 4 है कि कुड का यूज, अब हमने कैन का सीख लिया, अब कुड का करेंगे। कुड का यूज क्या होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी। अगर ऐसी कोई चीज है जो यहाँ रखी है लेकिन रिमोट के थ्रू कहीं और से कंट्रोल होकर वो यहाँ पर कोई ऐसी घटना घटित कर सकती है जो कि अच्छी ना हो, जो आपके लिए सही ना हो या वहां पे रहने वाले और लोगों के लिए सही ना हो, ठीक है। जैसे हम जब दिल्ली में आए थे ना आज से 14 साल पहले, तो डीटीसी की बसें हुआ करती थी। उन बसों में सीट पर लिखा हुआ होता था, मतलब एक रेड से कलर का कोई जैसे एक मोहर होती है ना, इस टाइप में कोई मोहर टाइप में कोई बड़ा उन्होंने बनाया हुआ था, और उसके ऐसे ठप्पे से लगा रखे थे हर एक सीट के पीछे, और लिखा हुआ होता था कि जरा अपनी सीट के नीचे झांक कर देखिए, आपकी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है, ठीक है। मतलब है तो नहीं ना सॉरी, है नहीं लेकिन हो सकता है। उसमें भी यहाँ पर कुड का इस्तेमाल होता है, जैसे देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, देयर कुड बी ए बॉम्ब, आपकी सीट के नीचे भी एक बॉम्ब हो सकता है। तो जाकर देखो भाई, 15 अगस्त का टाइम आ रहा है दोस्तों, अपने आसपास आप नजर बनाकर रखें, जितना हो सके भीड़ भड़के वाली जगह ना जाए। कोई भी इंसान अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि संदिग्ध तरीके से वो एक्टिविटी कर रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में या फिर 100 नंबर पर 108 पर आप कॉल कर कर बताएं कि हाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि हर एक जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हम सब सुरक्षित रहें और हमारा देश दिन ब दिन तरक्की करता रहे। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यू कुड विन दैट थिंग। ये थिंग मैंने इसलिए लिखा है, बहुत सारे मेले होते हैं ना, अभी जैसे दिवाली आएगी तो दशहरे पे जगह जगह बहुत सारे ना, यहाँ दिल्ली में क्या होता है, मेले लगते हैं, झूले लगते हैं, मार्केट लगता है। तो वहाँ पे जैसे हम जाते हैं और हमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी गिफ्ट रखी हुई है, आप 50 रुपये लगाइए और इन बड़ी गिफ्ट में से आप ये छल्ला ऐसे करके फेंकेंगे और वो जिसके ऊपर भी गिरेगा वो आपका होगा। तो अंदर से क्या आता है, हाँ यार हो सकता है सबसे बड़ी वाली पे गिर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए ना अपने आप को 50, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, यहाँ तक कि मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे जो लाखों रुपए लगा देते हैं बिना मतलब की चीज़ों के लिए। जैसे होता है ना कि जाती हैं लड़कियाँ शॉपिंग के लिए, तो देखती हैं वहाँ भी बड़े चमकदार से आपको लुभाने वाली चीज़ें लगा कर रखते हैं कि आप ये इतने का खरीदिए, आपको अगर वाउचर निकल ही आया, आपको कूपन निकल ही आया, तो आपको एक बड़ा सा एसी, आपको एक बड़ा सा फ्रिज गिफ्ट मिलेगा, फ्री मिलेगा। उस चक्कर में लोग क्या करते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी खरीद लेते हैं। एक्चुअल में एक बार तो हमारी गली में हुआ था, एक बंदा घूम रहा था, उसने बोला कि इसमें से एक साड़ी या चद्दर वगैरह थी उसके पास। क्या वो बेटा, मुझे एक्चुअली का जेल तो उधर दिखना नहीं आ रहा। अभी बस अभी 2 मिनट दीजिए, हम फिर आपका उधर ए से जेड तक लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो वो बोल रहा था कि एक चद्दर लीजिए, उसमें कूपन निकलेगा एंड उस कूपन को जो आप करेंगे तो उसके पास एसी, फ्रिज और भी बहुत सारे आइटम के वो नाम बता रहा था जो थे नहीं उसके पास, और वो निकलेंगे, जो निकलेगा वो आपका। तो इसके चक्कर में हुआ क्या, हमारे गली में 3-4 औरतों ने खरीद लिए थे और उनको कुछ नहीं निकला। मतलब वो पैसे वेस्ट चले गए। वो चद्दर थी वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की थी। तो इस तरीके की भी जो चीज़ें होती हैं उन सब में कुड का इस्तेमाल होता है कि आप भी अमीर बन सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट उसमें होता जाता कुछ नहीं है, ऐसा कहीं फ्रॉड में नहीं फंसना है। इसका रूल नंबर 5 की अगर हम बात करें तो दोस्ताना निवेदन, मतलब अगर हम दोस्ती में, फ्रेंडशिप में
हम उम्र हैं या हम साथ में, जैसे आपके जो ऑफिस में कलीग हैं, स्टूडेंट्स आपके साथ वाले हैं, जैसे उनके साथ हम कोई चीज़ लेते हैं या देते हैं, शेयर करते हैं ना, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, दोस्ताना में भी करते हैं। जैसे वहाँ पीछे भी हमने किया था कैन आई हेल्प यू, तो उसमें भी क्या था, हम आपसी में ही बात कर रहे थे। कोई अपने से ज़्यादा बड़ा अगर होता है ना, एक फॉर्मल तरीके से करते हैं तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, और इनफॉर्मल ही होता है कैन का इस्तेमाल। तो यहाँ भी सेम वही है दोस्ताना, जैसे कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ। दूसरा है कैन वी बी फ्रेंड्स, कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या आप, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप और हम एक दोस्त बन सकते हैं, अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अगला है कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी ये किताब ले सकती हूँ। बिल्कुल से ले सकते हैं आप सब, और हम सब साथ में यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमने 5 रूल पढ़ लिए हैं, और आई होप आपको इस बुक के अकॉर्डिंग कुछ तो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें मैं हेल्प कर सकती हूँ ना, प्लीज़ से बताना। और इसके साथ ही एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसा कि मैंने बताया था, हम हर एक वीडियो में डेली हम कुछ वोकैब साथ लेकर चलेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आगे चल के भारी ना पड़े। तो अभी नेक्स्ट मैं लिख देती हूँ फटाफट से, उसके बाद हम देखते हैं। स्टॉप कर। ओके, तो जैसा मैंने बताया था, हर दिन के हम ग्रामर को साथ लेते लेते उसके साथ कुछ इडियम्स, कुछ वोकैब वगैरह हम एवरीडे लेते रहेंगे, ताकि आपको ईजी हो जाएगा। क्योंकि अगर एक चीज़ को ही लगातार पढ़ते रहते ना, तो माइंड बोलता है बस कर भाई बस कर, थक गया मैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा मिली जुली चीज़ें उसको देते रहेंगे ना, तो आपको याद करने में, समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो कुछ मैं इडियम्स आपके लिए लेकर आई हूँ। इडियम्स का सबसे पहले मैं आपको मतलब बता दूँ। इसका मतलब था मुहावरे। मुहावरे हमने बहुत पढ़े होंगे ना अपनी स्कूल टाइम में। मुहावरे क्या है ना, हर एक भाषा में होता है, और हर एक भाषा में वो 4 चांद लगा देते हैं। मतलब जो चीज़ें आप एक बड़े से पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे ना, उसको आप चंद शब्दों में आप बता देंगे, वो काम करते हैं मुहावरे, जिनको इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं। पहला है चेहरे की हवाइयाँ उड़ना। होता है ना, कई बार किसी इंसान को देखते हैं, लगता है यार बस चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, देख कर ना उसको लग रहा था बस उसकी हालत खराब थी। उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, टू बी टेरिफाइड। टेरिफाइड क्या होता है, एक तरह से बहुत ज़्यादा डरा हुआ। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, बाकी अलग अलग इसके वर्ड्स का कभी भी वर्ड टू वर्ड नहीं होते मुहावरे। तो अगर हम बात करें चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, मतलब इसका अगर हम वर्ड टू वर्ड अगर समझेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन मुहावरा है इसलिए हम इसका मतलब समझ पा रहे हैं। और इसका इंग्लिश में होता है टू बी टेरिफाइड। इसको स्क्रीन पर दिखाओ, थोड़ा बोर्ड के पास लेके आके दिखाओ, टू बी टेरिफाइड। और अगर मैं इसलिए आपको इसका बता रही हूँ क्योंकि ये एक वोकैब भी हो गई आपके लिए। और टेरिफाइड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ, लाइक भीगी बिल्ली। ठीक है। सेकंड है जैसे को तैसा। आपने सुना होगा बचपन में कहानी थी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और सेम वही इसका मतलब है, जैसे को तैसा मतलब टिट फॉर टैट, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा ही हो गया। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है, मतलब जैसे को तैसा हो गया। तीसरा है भाड़ में जाओ। नॉर्मली आजकल हम बहुत इस्तेमाल करते हैं ना, हर कोई कुछ भी बात होती है, अरे यार दिमाग खराब मत कर, भाड़ में जा, मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो, बस मेरी लाइफ को इंटरफेयर मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो उसका मतलब होता है, भाड़ में जाओ का मतलब होता है गो टू हेल। हेल होता है नरक। हेल को आप एक वोकैब समझ सकते हैं, एक वोकैब है, इसका मतलब होता है नरक। गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, कहीं पढ़ो, कुएं में पढ़ो, मुझे मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है। चौथे इडियम्स है घिसा पिटा बहाना। जैसे नॉर्मली होते हैं ना, कई बच्चे स्कूल में लेट जाते हैं, मैम पूछेंगे क्यों भाई लेट कैसे आया। उनका डेली का एक ही रहता है, जो कोई अगर किसी ट्रांसपोर्ट से आता है तो जी बस नहीं मिली, या फिर जैसे ऑफिस की अगर हम बात करें तो कुछ बोलते हैं मेरी बाइक खराब हो गई थी। कुछ लोगों के बहुत बेसिक से बहाने होते हैं, बाइक खराब हो गई थी जी, गाड़ी में तेल खत्म हो गया था। रूरल एरियाज के तो क्या कहेंगे, वो गाड़ी में यार तेल खत्म हो गया था, बहुत देर तक खींच खींच के लेके गया, वहाँ पे जाकर तेल डलवाया तब आया हूँ मैं, इसलिए लेट हो गया। मतलब हर हफ्ते उनकी गाड़ी खराब होती है। घिसा पिटा बहाना, एक ही बहाना बार बार रिपीट करना जिससे पक चुका हो सामने वाला, इसका मतलब है एलेम एक्सक्यूज। मतलब एक ऐसा बहाना जो बकवास है, बिल्कुल बकवास है, एलेम एक्सक्यूज।
बूंद बूंद से सागर बनता है, ये हमने सुना है, आप सबके ऊपर ये लागू होता है। अगर आज आप इतनी देर तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो एक बात याद रखना, अगर फ्रस्ट्रेट फील करो ना, लगे यार कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पा रहा, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप खरगोश की दौड़ की बजाय कछुए वाली चाल चलना शुरू कर दो और उसके साथ साइड में कुछ और काम करना शुरू कर दो। क्योंकि आप एक बात याद रखना, जब आप छोटे छोटे से स्टेप लेते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलता कि कितने किलोमीटर आप चल कर आ गए। और अगर आप बहुत फास्ट दौड़ रहे हैं, जबकि आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है, और आप अचानक से फास्ट दौड़ रहे हैं, तो आप 100 मीटर, 200, 500 मीटर तक जाकर आप धड़ाक से पड़ेंगे और बेहोश हो जाएंगे। तो आपके ऊपर लागू होता है, आपको डरना नहीं है, अपने सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप लेना है, परेशान नहीं होना है, बिकॉज बूंद बूंद से सागर बनता है। इस इडियम का मतलब हम देख लेते हैं। इसका मतलब है लिटिल ड्रॉप्स मेक द माइटी ओशियन, छोटी छोटी बूंदें एक बड़ा सा सागर बना देती हैं। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि थोड़ा पढ़ने में और इसको याद करने में आपको आसानी हो जाएगी, वरना मैंने पहले बताया किसी भी इडियम्स को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा मीनिंग्स आपके माइंड में छप जाएगा। लिटिल ड्रॉप्स मेक द माइटी ओशियन। और अगला मैं आपको देती हूँ, आग में घी डालना, और इसका आपको मुझे कमेंट में बताना है इसका क्या होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कुछ तो ज़रूर मिला होगा, और बहुत जल्दी आपको जो भी हमने वर्ब स्टार्ट की हुई है ना, उसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ जाएगा, तो आप बिल्कुल से देखिएगा। अगर आप इसको काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं, 1-2 साल बाद अगर आप देख रहे हैं ना, तो इसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें जाकर आप चेक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, हमारी वीडियो में कुछ भी आपको अगर ऐसा लगता है जो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप हमें कमेंट में बताइए, ताकि और बच्चों को हेल्प हो सके। बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ कि दुनिया में कोई भी सर्वज्ञानी नहीं है। हो सकता है मैं कोई ऐसी मिस्टेक छोड़ दूँ जो और बच्चों को गलती से फिर उनको भुगतना पड़े। तो आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलती हो गई है, बिकॉज आप भी स्टूडेंट, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ, और उसमें हम साथ में मिलके उस चीज़ को ठीक करेंगे और आगे उसको सुधार कर आपके सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए आए हैं ना, तो गाइज ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार और सपोर्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, बिकॉज हम लाइव भी आने वाले हैं। जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, जो बताया जाएगा, उसमें जो भी डाउट्स होंगे ना, उनको मैं लाइव आकर आप सबके लिए क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, नमस्ते, जय हिंद।